गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने शाकुंतलम के प्रमुख श्लोकों का अध्ययन किया। पिछले श्लोक में हमने देखा कि राजा दुष्यंत मृग का पीछा कर रहा है और मृग का पीछा करते करते उस मृग की स्वाभाविक दशा का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया था। यहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि होने से सारथी के द्वारा घोड़ों की लगाम कस दी गई थी, जिससे मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया और अब वापस समतल भूमि आने पर सारथी ने घोड़ों की लगाम को थोड़ा ढीला कर दिया है। उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतो ऊर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिलंघनीया धावन्ति अमी मृग जवा शम्या एव रथ्या। इसे हम अन्वय से देखते हैं। देखिए, रश्मिषु मुक्तिषु, रश्मिषु का तात्पर्य यहाँ पर लगाम, कि लगाम के मुक्तेषु छोड़ देने पर, रश्मिषु यानी लगाम, मुक्तेषु यानी मुक्त कर देने पर, लगाम को छोड़ देने पर, निरायत पूर्व काया, निरायत जिनके शरीर का पूर्व भाग अत्यधिक लंबा चौड़ा हो गया है। निरायत पूर्व काया जिनके शरीर का पूर्व भाग कैसा हो गया है? अत्यधिक लंबा चौड़ा हो गया है। निष्कंप चामर शिखा, चामर शिखा मस्तक पर बंधी हुई कलंगी या चोटी अग्रभाग से निष्कंप कैसी हो गई है? निश्चल हो गई है। कि चोटी का अग्रभाग कलंगी या मस्तक पर बंधी कलंगी या चोटी का अग्रभाग कैसा हो गया है? निश्चल सा हो गया है। निभृतो ऊर्ध्वकर्णा, जिसके दोनों कान खड़े और निश्चल हैं। ऊर्ध्व यानी खड़े और कर्णा कान, निभृतो यानी निश्चल हैं, जिनके दोनों ऊपर के कान खड़े हैं और निश्चल हैं। आत्मोद्धति अपने द्वारा उड़ाई गई, आत्मोद्धति आत्म यानी अपने, उद्धति यानी उड़ाई गई, अपि भी रजो भी धूल के द्वारा भी, अलंघनीया जो उल्लंघनीय नहीं है, अर्थात जो अपने द्वारा उड़ाई गई धूल के द्वारा भी छुए नहीं जा सकते हैं। ऐसे अमी ये, रथ्या रथ के घोड़े, मृग जवा शमया मृग के वेग को सहन न करते हुए, धावंती मानो दौड़ रहे हैं। एक बार आप पुनः देखिए कि रश्मिषु मुक्तेषु लगाम के छोड़ देने पर, निरायत पूर्व काया जिनके शरीर का पूर्व भाग अत्यधिक लंबा चौड़ा हो गया है, निष्कंप चामर शिखा जिनके मस्तक पर लगी हुई कलंगी या चोटी कंपन रहित हो गई है, निभृतो ऊर्ध्वकर्णा जिनके दोनों कान खड़े और निश्चल हैं, आत्मोद्धते अपि जो भी अलंघनीय अपने द्वारा उड़ाई गई धूल के द्वारा भी जो उल्लंघनीय नहीं है। ऐसे अमी ये रथ्या ये घोड़े, मृग जवा शमिया मानो मृग की वेग को सहन न करते हुए से दौड़ रहे हैं। अर्थात जब मृग इनके आगे दौड़ रहा है, मृग इनसे अत्यधिक तेज दौड़ रहा है, तो ये घोड़े भी मानो किसके वेग को सहन नहीं कर रहे हैं? मृग के वेग को सहन नहीं कर रहे हैं और ये भी अत्यधिक तेज गति से दौड़ रहे हैं, जैसे कि आप अनुवाद में देख सकते हैं वीडियो क्लिप की। अब आगे अगर कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर भी मृग के पिछले श्लोक में मृग का स्वाभाविक वर्णन किया था और यहाँ पर दौड़ते हुए घोड़ों का स्वाभाविक दशा का वर्णन है, अतः यहाँ पर भी स्वभावोक्ति अलंकार है। इव धावंती क्रिया के साथ इव का प्रयोग किया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगर वर्णों की गणना करें तो देखिए यहाँ पर भी मुक्तेषु रश्मिषु, मुक्तेषु 3, रश्मिषु 6, निरायत 6 और 4 11, 6 और 4 10 और पूर्व काया 10 और 4 14। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में 14 वर्ण होने से बसंत तिल का छंद है, तो हम विशेष में लिख सकते हैं कि यहाँ पर बसंत तिल का छंद है, जिसका कि लक्षण इस प्रकार है।
तो यहाँ पर वसंतिल का छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। अब महाकवि कालिदास आगे चलते हैं और आगे उसी प्रकार जैसे ये घोड़े दौड़ रहे हैं तो उसी दशा का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है कि राजा कहते हैं कि सत्यम अतिथ्य हरितः, कि सत्य है अतिथ्य हरितः, कि ये घोड़े हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः, कि सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। तो राजा ने इन घोड़ों की तुलना किससे की है, सूर्य और इंद्र के घोड़ों से की है। तो वहाँ पर राजा का कथन है, देखिए, तथा ही यदा लोके सूक्ष्मं रजति सहसा तद विपुलतम, यद अर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमेव तित्, प्रकृत्या यद वक्रं तदपि समरेखं नयनयो, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, शिखिणी छंद का उदाहरण है, इसलिए इसकी राग भी बहुत अच्छी है। आप अगर इसे राग में गाएंगे तो जल्दी याद होगा। और छंद के प्रकरण के अंतर्गत हम इसे शिखिणी छंद के उदाहरण के रूप में भी याद कर सकते हैं। देखिए, इसे हम अगर उससे देखते हैं अन्वय से, तो देखिए, रथ जवात, रथ के वेग से यद आलोक के सूक्ष्म, की जो देखने में सूक्ष्म लगता है, कि रथ के वेग के कारण जो देखने में क्या लग रहा है, सूक्ष्म लग रहा है, तत् वह सहसा विपुलता व्रजति, वह सहसा किसको प्राप्त हो जाता है, विपुलता या विशालता को प्राप्त हो जाता है। कि जो पहले तो देखने में सूक्ष्म लगता है, वह रथ के वेग के कारण जल्दी ही किसको प्राप्त हो जाता है, विशालता को प्राप्त हो जाता है। यद अर्धे विच्छिन्नम, जो आधे में विच्छिन्न कटा हुआ सा प्रतीत होता है, जो वस्तु आधे में कटी हुई सी प्रतीत होती है, वह कृत संधानम ए भवती, मानव वह जोड़ी हुई सी हो जाती है, मानव वो किसी के द्वारा जोड़ दी गई है। वो भाई जो वस्तु पहले आधे में से कटी हुई सी लग रही थी, कृत संधानम ए भवती, मानव वो उसको जोड़ दिया गया हो। यत प्रकृत्या वक्रम, जो वस्तु प्रकृति से स्वभाव से ही टेढ़ी है, और वह भी वह भी अपि नयनयो समरेखम भवति, नैनों के सामने सीधी सी हो जाती है। कि जो वास्तव में प्रकृति से ही टेढ़ी है, वह वस्तु भी कैसी हो जाती है, सीधी हो जाती है। किंचित में क्षणम अपि, क्षण भर में, कोई भी वस्तु क्षण भर में, न अपि दूरे, न तो दूर रहती है, न पार्श्वे तिष्ठति, और न ही मेरे पास में ठहरती है। अर्थात कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरे से क्षण भर के लिए दूर हो, और कोई भी वस्तु क्षण भर से ज़्यादा मेरे पास नहीं ठहरती। अर्थात इन घोड़ों का वेग इतना है कि क्षण भर में कोई वस्तु मेरे दूर चली जाती है और क्षण भर में मेरे से कोई वस्तु पास आ जाती है। आप पुनः इस श्लोक को देखते हैं कि रथ जवात, रथ के वेग के कारण, यत, कि जो वस्तु आलोके सूक्ष्म, देखने में सूक्ष्म लगती है, वह अचानक विशालता को प्राप्त हो जाती है। यद अर्धे विच्छिन्नम, जो आधे में से कटी हुई है, वह कृत संधानम एव भवति, वह मानो जुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। यद प्रकृत्या वक्रम भवति, जो स्वभाव से वस्तु टेढ़ी है, वह भी नयनों के सामने सीधी सी लगती है। किंचित में क्षणमपि न दूरे, कोई भी वस्तु क्षण भर न तो मुझसे दूर रहती है, न पार्श्वे तिष्ठति, और न ही पास में ठहरती है। अर्थात ये घोड़ों का वेग अत्यधिक हो गया है, जिससे कुछ वस्तुएं ऐसी प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास ने बड़ी ही सुंदरता से विरोधाभास अलंकार रखते हुए यहाँ पर वर्णन किया है। और रेलयान या हम किसी जब गाड़ी से कहाँ किसी भी यात्रा को करते हैं, तो वहाँ पर भी वेग के कारण इसी प्रकार का अनुभव होता है कि कोई भी वस्तु
अत्यधिक सूक्ष्म और विशालता को प्राप्त हो जाती है। तो वैसा ही वर्णन है जैसा कि एक यात्रा का वर्णन या यात्रा का अनुभव करते समय हमें प्रतीत होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी स्वभावोक्ति अलंकार है। और जैसा कि हमने छंद देखा कि यहाँ पर छंद होने शिकीर्णी छंद है। रसे रुद्रेश चिन्ना यमन सब बुलाकर शिकीर्णी, अर्थात 17 वर्णों के होने के कारण शिकीर्णी अलंकार है, जिसके छठे और 11वें वर्ण पर यति है। एक यहाँ पर विरोधाभास भी अलंकार है, क्योंकि जैसे सूक्ष्म और विशालता, टेढ़ापन और सीधापन तथा आधे में से कटी हुई और जुड़ी हुई से, इस प्रकार विरोधाभास अलंकार के द्वारा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो दोनों अलंकार हैं, विरोधाभास और स्वभावोक्ति, इस प्रकार। और यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें तो यहाँ पर विच्छिन्नम में त प्रत्यय है, छिन्न छिद धातु से त प्रत्यय है, तथा प्रकृत्या तृतीय विभक्ति है। प्रकृति शब्द में व्रजति व्रज धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो इस प्रकार अनेक व्याकरणात्मक टिप्पणी हम इसमें लिख सकते हैं। अथवा किसी भी श्लोक को पढ़ते समय जब हम उसका विशेष लिखेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आवश्यक है, आपको जो भी उसका व्याकरणात्मक पक्ष याद रहता है या याद आ जाता है तो आप उसे वहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे वो लकार पुरुष वचन हो अथवा प्रत्यय हो, संधि हो, तो किसी भी प्रकार से हम उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख सकते हैं। अब आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके आगे के श्लोक का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम, धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।